A very very good morning to all of you and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइज, जैसा कि आपको पता है हमने अभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का क्लासेस स्टार्ट कर दिया है और इससे पहले सब्स्टिट्यूशन का एक लेक्चर हो चुका है। अगर आपने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है, हाँ, तो अगर आपने उसे अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहले उस लेक्चर को देख लीजिए एंड उसके बाद में आप इस लेक्चर पे आइएगा। तो जैसा कि हमने उसमें इंट्रोडक्शन की बात कर ली है कि कैसे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होगा, क्या न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है और कैसे उसमें सोलवेंट का यूज होगा और कैसे क्या न्यूक्लियोफाइल वगैरह वगैरह सब कुछ हमने देख लिया है। ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम पहला जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि आपको पता है जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सेकंड वन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, देन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है उसे हम अलग से फ्री रेडिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। लास्ट में जब हम रिएक्शन मैकेनिक के लास्ट में जाएंगे तो वहां पे हम फ्री रेडिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके अंदर हम अलग से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। यहाँ पे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, देन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो होगा क्या, सबसे पहले आपके पास एक सबस्ट्रेट होगा, सबसे पहले एक सबस्ट्रेट होगा और फिर यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल होगा। क्योंकि देखो रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और रिएक्शन का जो नाम होते हैं, जो नेम्स होते हैं वो हमेशा किसके बेस पे होते हैं, वो हमेशा उनके रिएजेंट्स के बेस पे होते हैं। जो आपके रिएजेंट्स यहाँ पे यूज होते हैं उनके बेस पे होता है। देखो नाम से ही पता लग रहा है न्यूक्लियोफिलिक मीन्स यहाँ पे जो रिएजेंट है वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। और सब्स्टिट्यूशन मीन्स यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। तो कुछ इस टाइप से होगा, यहाँ पे कोई आपका इस टाइप से सबस्ट्रेट होगा, सबस्ट्रेट में एक लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है ना, और यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल होगा। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे जाके और लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ से जुड़ जाएगा। कुछ इस टाइप की रिएक्शंस यहाँ पे होने वाली है। बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्लासीफाई करूं, ठीक है ना, तो ये फर्दर क्लासीफाई की जा सकती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करें तो ये फर्दर क्लासिफाई की जा सकती है। जैसे नंबर 1 में बात करता हूं SN1 रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। अगर इस रिएक्शन को मुझे देखना है कि कैसे मैं इसे पढ़ना है, कैसे प्रोनाउंस करना है, तो ध्यान से सुनना। इसे हम पढ़ेंगे यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक। पहले यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यानी कि ये रिएक्शन होगी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो समझ में आ रहा है। मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूं क्योंकि बाकी पार्ट भी यहां पे आने हैं। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। वो आप इधर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। SN1 है ना, तो पहले यूनिमोलिकुलर, फिर न्यूक्लियोफिलिक एंड देन सब्स्टिट्यूशन। ओके, समझ में आ रहा है। दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा आपका SN2 रिएक्शन। इनके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा अच्छे से। दूसरा होगा SN2 रिएक्शन। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसे हम बोलते हैं बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड थर्ड वन जो हम थर्ड पढ़ेंगे, एक यूनिमोलिकुलर होता है, एक बाइमोलिकुलर होता है, फिर होता है SNI। इसे हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि मॉलिक्यूल के अंदर होगा, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फर्स्ट वन SN1, देन SN2, देन SNI, ठीक है ना। एंड थर्ड वन होगा NGP। इन्हें हम बोलते हैं नेबरिंग, ठीक है ना, स्पेलिंग देख लेना, मिस्टेक हो सकता है। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन
नाइबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शंस, ठीक है ना, नाइबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन। तो SN1 हुआ, SN2 हुआ, SNI हुआ, NGP हुआ, फिर होगा SNAE और SNAE, देन होगा SNAE, ठीक है ना। और इसके बाद होगा SN, मैं ऐसे लिख लेता हूं, AE को इसके चरणों में लिख देता हूं, ठीक है ना। और इसके बाद होगा, अगर मैं इसको E स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एलिमिनेशन, मीन्स ये इस टाइप की जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी जो फॉलोड बाय एडिशन और या वाया एडिशन एलिमिनेशन होगी। बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये रिएक्शन जो मोस्टली होती है वो एसिड डेरिवेटिव में होती है। फॉर एग्जांपल एसिड हैलाइड हुआ, एसिड एमाइड हुआ, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। और नेक्स्ट होगा आपका SNEA, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन वाया एलिमिनेशन एडिशन, मीन्स ये फॉलोड होगी एलिमिनेशन एडिशन से। पहले एलिमिनेशन होगा देन एडिशन, और इस वाले में पहले एडिशन फिर एलिमिनेशन। बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और इनकी जो मैकेनिज्म होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जानी मानी मैकेनिज्म होती है, वो होती है बेंजाइन मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म होती है? बेंजाइन मैकेनिज्म, ठीक है ना। हम बोल सकते हैं ये होती है एरोमेटिक केमिस्ट्री में। एरोमेटिक केमिस्ट्री में। और दो रिएक्शंस और होती है, उन्हें हम पढ़ेंगे बाद में। सबसे SN1 प्राइम, क्या बोलते हैं? SN1 प्राइम एंड SN2 प्राइम। तो हम टोटल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल 8 पार्ट में हमने इसे बांटा है, क्लासिफाई किया है, और इन्हें हम पढ़ने वाले हैं। जहां पे SN1 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है पीजीटी वगैरह के लिए, जीआईसी वगैरह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है SN1, SN2 या NGP या SNI रिएक्शन, ये सभी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। और नेट गेट के परस्पेक्टिव से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही आपका IIT JEE जैम वगैरह में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें हो जाती है, ठीक है ना। हम SN1 पढ़ेंगे, SN2 पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, कंटिन्यूअसली साइमल्टेनियसली सबको पढ़ेंगे। SNI पढ़ेंगे, NGP पढ़ेंगे, SN2 से बाद में हम NGP पढ़ेंगे, फिर हम SNI पढ़ेंगे, SNAE पढ़ेंगे, SNEA पढ़ेंगे, फिर SN1 प्राइम पढ़ेंगे एंड SN2 प्राइम पढ़ेंगे। बोलो समझ में आ रहा है? बहुत ही अच्छी रिएक्शंस होती है। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। कैमरे में आ रहा है क्या? या परफेक्ट, ओके। तो चलो अब हम थोड़ा सबस्ट्रेट के बारे में बात कर लेते हैं कि यहां पे सबस्ट्रेट क्या होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबस्ट्रेट क्या क्या होगा, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहला सबस्ट्रेट इसमें हो सकता है एल्काइल हैलाइड, और जो काफी इंपॉर्टेंट होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, और काफी इंपॉर्टेंट होगा आपका 11th वालों के, 12th वालों के लिए, 11th वालों के लिए, सॉरी 12th वालों के लिए, BSc वालों के लिए, MSc और सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा हम बात करें, दूसरा सबस्ट्रेट इसमें हो सकता है एल्कोहल। ये भी हमारा 12th से रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है एल्कोहल की, ठीक है ना। एल्कोहल हो सकता है। थर्ड हमारा हो सकता है इथर। इथर की रिएक्शन भी काफी अच्छी होती है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है इथर की। और हमारा फोर्थ हो सकता है एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स, तो ये आपके सबस्ट्रेट यहाँ पे हो सकते हैं। एसिड हैलाइड हो सकता है, यहाँ पे X क्या होगा, कोई हैलाइड ग्रुप होगा। एल्कोहल हो सकता है ROH, यहाँ पे इथर हो सकता है RO, लेट्स से R प्राइम, एंड कोई एसिड डेरिवेटिव हो सकता है RCOO, यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ Z, ठीक है ना। वो आपका एसिड डेरिवेटिव में एसिड हैलाइड हो सकता है, एसिड एमाइड हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। वो समझ में आ रहा है? जस्ट वेट अ सेकंड। चलो अब हमने सबस्ट्रेट भी देख लिया, सबस्ट्रेट क्या क्या हो सकते हैं। तो अब हम थोड़ी बातें कर लेते हैं इसमें लिविंग ग्रुप के ऊपर। देखो मैंने कहा रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल होगा, समझ लिया मैंने क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल, कैसे कैसे,
ठीक है, मैंने यहाँ पे सोलवेंट के बारे में भी समझ लिया, ठीक है ना। अब मुझे समझना है लिविंग ग्रुप के बारे में, सबस्ट्रेट को भी मैंने देख लिया, अब मुझे समझना है लिविंग ग्रुप के बारे में। तो ध्यान से सुनो, लिविंग ग्रुप क्या होता है। तो देखो, कोई भी ऐसा ग्रुप कि ये यहां पे अटैक करे और ये बाहर निकल जाए, तो ऐसे ऐसे ग्रुप कौन से होते हैं और कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, कौन अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, अगर कोई अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है तो उसे कैसे अच्छा लिविंग ग्रुप बनाए, ये सब अब हम देखने वाले हैं। बोलो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो मैं अगर सीधी सी बात करूं तो देखो, यहां पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और जो लिविंग ग्रुप निकलेगा, वो लिविंग ग्रुप इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके निकलेगा। मीन्स लिविंग ग्रुप जो यहां पे निकलेगा उसके ऊपर होगा माइनस चार्ज। अब आप एक बात मुझे बताओ, ये x यहां से निकलेगा कब? x यहां से जब निकलेगा, अगर निकलने के बाद x के ऊपर जो माइनस चार्ज है वो माइनस चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है। अगर ये माइनस चार्ज स्टेबलाइज होगा तो ये x लिविंग ग्रुप अच्छे से निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो x क्या होना चाहिए, सॉरी, लिविंग ग्रुप के ऊपर क्या होना चाहिए? माइनस चार्ज स्टेबल होना चाहिए। अब वो माइनस चार्ज स्टेबल कैसे होगा? तो वो माइनस चार्ज स्टेबल होने के लिए कुछ फैक्टर्स है। अगर मैं पहले फैक्टर की बात करूं, साइज का फैक्टर, क्या होगा? साइज। देखो, अगर जो लिविंग ग्रुप है उसका साइज बड़ा है तो क्या होगा? जो नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी अच्छे से होगा, ठीक है ना, और नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा। लेकिन अगर साइज छोटा है तो उस छोटे पे डिस्ट्रीब्यूशन होने से डेंसिटी ज्यादा होगी और वो वहां पे स्टेबलाइज नहीं होगा। तो साइज फैक्टर भी यहाँ पे बहुत मायने रखता है। तो मीन्स अगर मैं यहाँ पे Cl माइनस लू, Br माइनस लू और I माइनस लू और मैं पूछ लू इन तीनों में कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे जो आयोडीन है, जो आयोडाइड है, उसका आयोडीन का साइज बड़ा होता है, क्योंकि जब हम पीरियोडिक टेबल में किसी पीरियड में चलते हैं तो ऊपर से नीचे जाने पर सेल बढ़ती है, जिसके कारण उसका साइज बढ़ता है एटम का। तो इसका साइज बड़ा होगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज होगा, तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। देन ये इनमें सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है माइनस आई। तो आपको पहला फैक्टर समझ में आया। चलो हम बात कर लेते हैं दूसरे फैक्टर के ऊपर, ध्यान से सुन लेना, काफी इंपॉर्टेंट। देखो, अगर जो आपका लिविंग ग्रुप है और उस लिविंग ग्रुप में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, मैं फिर से कह रहा हूं, लिविंग ग्रुप के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो उस केस में क्या होगा? वो जो नेगेटिव चार्ज होगा लिविंग ग्रुप के ऊपर वो स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ऐसे हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लिया करता हूं, ठीक है ना, इसकी बात मैं कर लेता हूं, या सॉरी, इसकी बात हम कर लेते हैं। तो इसमें देखो, यहां पे जो है, यहां पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज कैन स्टेबलाइज बाय दिस बॉन्ड और कैन स्टेबलाइज बाय दिस बॉन्ड बिकॉज दिस नेगेटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबल होगा। हम ये सब कहाँ पे पढ़ चुके हैं? जीओसी में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। हमने कहा था कि कोई भी अगर स्टेटिक चार्ज है तो वो स्टेबलाइज नहीं होता, लेकिन अगर उस चार्ज का मैं मूवमेंट करा दूं, उस चार्ज को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, ज्यादा एटम्स के ऊपर मूवमेंट करा दूं उसका, तो वो स्टेबलाइज हो जाता है। तो देखो यहाँ पे चार्ज बहुत ही अच्छे से क्या हो रहा है? स्टेबलाइज हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। और इस लिविंग ग्रुप का एक नाम, खुद में एक नाम होता है, जिसे हम कहते हैं टीएस ग्रुप। क्या कहते हैं? टीएस ग्रुप। बोलो समझ में आ रहा है? इसका नाम होता है टोसाइल ग्रुप। टोसाइल ग्रुप। तो जो टोसाइल होता है वो भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। क्यों होता है वो आपको समझ में आया? ये होगा क्या? किसी ग्रुप से इस टाइप से जुड़ा होगा, ठीक है ना, और जब यहाँ पे आके अटैक होगा तो ये लिविंग ग्रुप ऐसे निकल जाएगा। ये यहाँ से निकला क्यों? क्योंकि निकलने के बाद में जो स्पीसी बनेगी, जो नेगेटिव आयन बनेगा, वो क्या होगा? स्टेबलाइज होगा बाय द रेजोनेंस और बाय द माइनस आर इफेक्ट। तो हम कहेंगे यहाँ पे ये आपका अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो समझ में आ रहा है आपको अच्छा लिविंग ग्रुप क्यों होगा? बोलो। चलो, इसमें मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है और ये एग्जांपल तो आपको अच्छे से याद रखने होंगे कि ये गुड लिविंग ग्रुप है। देखो यहां पे अगर मैं ले लूं CF3 CF3 CF3
एस डबल बॉन्ड ओ ओ ओ माइनस, इसकी बात कर लेते हैं हम। तो यहां पे भी देखो जो ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज है, तो इसका मतलब ये भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है ना। ये यहां से किसी से जुड़ा होगा और जब आके अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का तो ये ऐसे निकल जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और इसका नाम होता है टीएफ ग्रुप और ट्रिप्लेट, ट्रिप्लेट ग्रुप। ट्रिप्लेट भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। एक तो यहाँ पे देखो माइनस आई इफेक्ट लगे हैं, ये अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, तो ये इधर से भी खींचेगा और ये यहाँ से भी खींचेगा, तो ये भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। इसी ऐसे इसमें यहाँ पे भी माइनस आर इफेक्ट लगा है, इधर से ये जो बेंजीन रिंग है ये भी माइनस आर इफेक्ट लगा रही है, तो वो भी बहुत ज्यादा स्टेबलाइज होगा। बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। चलो हम और आगे बात कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फैक्टर पे कि अगर मेरे पास कोई बैड बेस है, कोई अच्छा बेस नहीं है, कोई गुड बेस नहीं है, कोई बैड बेस मेरे पास है, तो जो बुरे बेस होते हैं, बुरे क्षार होते हैं, वो अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? गुड लिविंग ग्रुप। मैं कह रहा हूं कि जो बेस अच्छे नहीं होते वो लिविंग ग्रुप अच्छे होते हैं। अच्छे बेस से क्या मतलब है? अच्छे बेस से मतलब है कि उसके पास स्टैटिक माइनस चार्ज है। स्टैटिक माइनस चार्ज मींस उसके पास माइनस चार्ज या लोन पेयर स्टैटिकली है, जो वो क्या करता है किसी एच को देके वहां से एच को एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन अगर अच्छा बेस होगा, अच्छा बेस होने का मतलब है ये स्टैटिक चार्ज है, ये इसके ऊपर रुका हुआ चार्ज है, तो ये क्या होगा? अनस्टेबलाइज होगा, ठीक है। अगर मैं इसे स्टेबलाइज कर दूं, इसे डोनेट कर दूं, यानी कि अगर मैं कह दूं कि ये शेयरिंग में मैं इस इलेक्ट्रॉन को कर दूं, मींस ये अच्छा बेस नहीं होगा। और अगर अच्छा बेस नहीं होगा तो वो अच्छा क्या होगा? वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। जैसे कि इसके केस में अगर ये माइनस यहाँ पे स्टेबलाइज होता है, ये ग्रुप ना होते तो ये अच्छा बेस होता, लेकिन अब ये अच्छा बेस नहीं है, तो ये अच्छा क्या है? लिविंग ग्रुप है। बोलो समझ में आ रहा है? तो जो वीक बेस होते हैं, वीक बेस होते हैं वो आपके गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। आप यहाँ पे लिख दोगे जो वीक बेस होते हैं वो क्या होते हैं? गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, आप उसे देखना। बोर्ड में कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है, ये अच्छे से रख नहीं होता है, यहाँ से दिखता नहीं है। चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, और एग्जांपल कुछ इस प्रकार है। ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये सेकंड है, और थर्ड में मैं यहां पे ले लेता हूं जी CH3। तो अब मुझे बताना है इन तीनों में से अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा, कौन इनमें से अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो देखो ये तो आपका वही है जो मैंने अभी ऊपर बनाया था, टोसाइलेट। ये तो है टोसाइलेट, इसका नाम होता है ब्रोसाइलेट, और इसका नाम हो जाता है नोसाइलेट। क्योंकि यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा है, यहाँ पे ब्रोमाइड ग्रुप लगा है, और यहाँ पे CH3 लगा है, तो ये टोसाइलेट हो गया, ये ब्रोसाइलेट हो गया, ये नोसाइलेट हो गया। तो मुझे आपको मुझे बताना है कि इनमें से अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे जो ये माइनस चार्ज है रेजोनेंस में इन O के साथ है, अच्छे से स्टेबलाइज है। दूसरा इसके साथ भी रेजोनेंस में है, और इसमें भी मैं बात करूं इन तीनों में क्या डिफरेंस है? बस यहाँ पे NO2 लगा है, यहाँ पे Br लगा है, यहाँ पे CH3 लगा है, और तीनों कहां पे लगे? पैरा पे। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये NO कुछ इस टाइप से होगा, तो आपको पता है ये क्या दिखाएगा? माइनस आर इफेक्ट दिखाएगा। ये क्या दिखाएगा? माइनस आर इफेक्ट दिखाएगा। जब ये माइनस आर इफेक्ट दिखाएगा तो ये माइनस आर से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा उधर से, तो ये और ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। Br आपका क्या दिखाएगा? Br दिखाएगा आपका माइनस आई इफेक्ट। ये माइनस आई से खींचेगा, लेकिन CH3 क्या दिखाता है? CH3 दिखाता है प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और दोनों इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इसके भी इफेक्ट को कम करेगा कुछ। तो यहाँ पे ये थोड़ा बेसिसिटी अच्छी होगी इसकी, इनसे अच्छा बेस बनने की कोशिश कर रहा है, तो लिविंग ग्रुप बहुत गंदा होगा। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप ये होगा
उससे कम ये होगा, और सबसे कम लिविंग ग्रुप वो होगा। तो लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी आपको समझ में आ रही है। ठीक है ना। चलो अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, एक गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, तो कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं जो हम उसे गुड लिविंग ग्रुप बनाते हैं। उसके अंदर थोड़ा फीलिंग ले लेते हैं। वैसे तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में हमें समझ में आएगा, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं जिससे कि हमें प्रैक्टिस हो। बस हमें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करनी है, प्रैक्टिस अपनी अच्छे से रखनी है। प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाथ होगा। अदरवाइज तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें भूल ही जानी है अगर हमने प्रैक्टिस नहीं की। बोलो समझ में आ रहा है। देखो अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एल्कोहल, और इस पे किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा देता हूँ। आप क्या जाओगे, आप कहोगे यहाँ पे अटैक मारूंगा, OH बाहर निकल जाएगा। तो बेटा एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि जो OH होता है वो एक बैड लिविंग ग्रुप होता है, नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, इसकी निकलने की टेंडेंसी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से रिएक्ट नहीं करेगा। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले इसे एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाना पड़ेगा। ठीक है, और हम ये 12th में अच्छे से पढ़ चुके हैं। होता क्या है, इसकी जो रिएक्शन होती है वो मैं न्यूक्लियोफाइल से कराता हूं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर H+, और यू कैन से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड में क्या होता है, H+ होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पे रही इस H+ को ले लेता है और लेके क्या बना लेता है, ROH, और यहाँ पे आ जाता है प्लस साइन। बोलो समझ में आ रहा है। अब ये वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, क्योंकि वाटर एक स्टेबल मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा, ये बाहर निकल जाएगा और आपके पास RNU बन जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है। तो लिविंग ग्रुप आप कैसे बना रहे हो, किस बैड लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में आपको कैसे कन्वर्ट करना है, ये आपको समझ में आ रहा है। चलो मैं यहां पे क्या करता हूं, ROH ले लेता हूं और यहां पे लिख देता हूं TSCl, और इसके साथ ले लेता हूं pyridine। ध्यान देना, ध्यान देना। देखो ऑर्गेनिक में आपको क्या करना है, जो भी मैं रिएजेंट्स दूं या सोलवेंट लूं, उस सोलवेंट का मैं आपको यूज बताऊंगा होता क्या है, क्या क्या ये करता है। वो चीज आपको एकदम आपके माइंड में सेट कर लेनी है। ठीक है ना, क्योंकि चीजें यहाँ पे धीरे धीरे अगर आप याद करोगे तो हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप सारे रिएजेंट्स को बाद में एक साथ याद करोगे तो आपको नहीं होगा। तो चीजों को आपको धीरे धीरे याद रखना है, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो देखो जो pyridine होता है, pyridine क्या करता है, जो लेस बल्कियर, या मैं कहूं जो आपका लेस हिंडर्ड OH होता है, उस लेस हिंडर्ड OH से H को निकालता है। लेस हिंडर्ड OH से आप कह लो मोर प्रोटिक जो आपका एसिडिक H होगा उस H को निकालता है। तो यहाँ पे ये H है, pyridine क्या करेगा, यहाँ से H को निकाल लेगा और ये बना देगा। अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे आपके पास है TSCl, यहाँ पे ये यहाँ पे अटैक करेगा और Cl को बाहर निकाल देगा, तो बना लेगा ROTS। अब आप यहाँ पे देखो, ये TS ग्रुप क्या है, TS ग्रुप तो आपको पता है RO, TS ग्रुप आपको पता है क्या है, O, और यहाँ पे टोसाइल ग्रुप है ना, ये टोसाइल ग्रुप तो अभी आपने पढ़ा था, ये होगा। तो होगा क्या, अब यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ से ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा, क्योंकि एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया है। तो अच्छी लिविंग ग्रुप आपको बनाना पड़ेगा, कहीं कहीं पे अच्छा लिविंग ग्रुप बनाए तो ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है। ठीक है ना, तो ये आपको टोसाइल ग्रुप आपको बनाना भी पड़ सकता है। बोलो समझ में आ रहा है। ठीक है ना। एक और प्रोसेस यहाँ पे होता है, ये प्रोसेस भी आपने खूब पढ़ा होगा अपना 11th 12th में प्रोसेस बहुत पढ़ा होगा। इस प्रोसेस को भी हम ध्यान से देख लेते हैं। तो चीजों को आपको धीरे धीरे याद रखना है। जैसे कि अब मैंने बता दिया आपको, जो pyridine होता है, pyridine लेस हिंडर्ड H पे अटैक करता है और वहां से H को निकाल के, एसिडिक H को निकाल के और वो बना देता है, और टोसाइल पे वो अटैक करके लिविंग ग्रुप को अच्छा बना देता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। बोलो समझ में आ रहा है। अब अगर मेरे पास है एमीन RNH2, ये मेरे पास एक प्राइमरी एमीन है और मैं इसका रिएक्शन कराता हूं HNO3 से। किससे रिएक्शन कराता हूं, HNO3 एंड H2SO4 की प्रेजेंस में HNO3 से रिएक्शन कराता हूं। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ पे बनता है RN2, यहाँ पे आपके पास एल्काइल एजाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्काइल एजाइड। अब आप यहाँ पे देखोगे जो N2 है वो जनरली कुछ इस टाइप से है, तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। जब हम इस N2 को यहाँ से निकालेंगे तो ये निकलेगा R+,
और N2 की फॉर्म में निकलेगा। और N2 एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, एक N2 एक गैस स्टेबल इनर्ट गैस है, तो ये बाहर निकलेगी, तो यहाँ पे अब ये कार्बोकैटायन बनेगा आपका, और फिर इस कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। तो कुछ इस टाइप से रिएक्शन होगी। मीन्स आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, लिविंग ग्रुप को अच्छे लिविंग ग्रुप में, बैड लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखो हमने देखा कि लिविंग ग्रुप क्या होते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है, कौन अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, कौन अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं होते, और उन लिविंग ग्रुप को अच्छे लिविंग ग्रुप में कैसे कन्वर्ट करें, हमने वो भी पढ़ा। अब हम आगे चलते हैं, बोलो समझ में आ रहा है? ओके, सो अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं अपनी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को देखते हैं, ठीक है। उसमें हम सबसे पहले SN1 रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन, देखो हम न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ चुके हैं, सबस्ट्रेट क्या क्या होगा उसके बारे में पढ़ चुके हैं, हम सोलवेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, और हम आपका जो लिविंग ग्रुप है उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। बात रही इंटरमीडिएट की, इंटरमीडिएट हमने जब जीओसी में हमने इंटरमीडिएट को अच्छे से पढ़ रखा है। वहां पे आपने अगर अभी तक जीओसी नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहले जीओसी को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब यहाँ पे कार्बोकैटायन आएगा तो बार बार मैं कहूंगा कि जीओसी में हमने बताया, तो इसलिए आपको पहले जीओसी पे जाके देख लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे इंटरमीडिएट जो होता है SN1 रिएक्शन में। और वो इंटरमीडिएट हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है कार्बोकैटायन को जीओसी में, तो आपको जीओसी में जाके उस लेक्चर को एक बार देख ही लेना है, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं SN1 रिएक्शन, एंड SN1 रिएक्शन एज वी नो स्टैंड्स फॉर यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज आपकी सारी मीन्स जो गलत फहमियां है वो मिट जाएगी कि क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक। देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें पढ़ने में, यही प्रॉब्लम आती है कि कहाँ से हम स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, ठीक है ना। और होता है हमारे दिमाग में कि जब हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो होता है हमारे दिमाग में कि भाई ये तो चीज सिंपल है, ठीक है, ये तो हो जाएगी, लेकिन वो होती नहीं है, क्योंकि हमने अच्छे मैनर में उसे पढ़ा नहीं होता है, ठीक है ना। और कभी हम सोचते हैं कि भाई स्टार्ट करें, हम पहले एल्किन एल्काइन स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही हम एल्किन एल्काइन स्टार्ट करते हैं हमें लगता है यार क्या है ये, तो बहुत सिंपल चीज़ है, तो हमने पढ़ रखी है, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन हमसे होते नहीं है। हम कभी 12th की एल्काइल हैलाइड से स्टार्ट कर देते हैं, वहां पे जब रिएक्शंस आती है हमें लगता है भाई ये तो हमसे नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसलिए हमें ये नहीं पता लगता कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कहाँ से करना है, कैसे करना है, और क्या क्या स्टार्ट करना है, कैसे करें। इसीलिए ये वीडियो, ये जो लेक्चर्स है, ये जो सीरीज है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ना तो ये कि आपको बस ये नहीं बता रहे कि स्टार्ट कहाँ से करना है, बट हम आपको क्या कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, और इनिशिएट करके उस मुकाम तक आपको ले जाना चाहते हैं। आपको बेसिक लेवल से, स्क्रैच लेवल से और हायर लेवल तक ले जाना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपका हाथ पकड़ के। इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है ना, जिससे कि लोगों को फायदा हो सके, और चैनल को लाइक कीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़े और हम अच्छे अच्छे लेक्चर लेके आए, ठीक है ना। तो देखो जैसे कि हमने जीओसी बहुत अच्छे से की थी, अब हम रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छे से पढ़ रहे हैं, कि स्टेप क्लियर करके चल रहे हैं, क्वेश्चन साथ में कर रहे हैं बहुत अच्छे से, ठीक है ना। ऐसे ही हम यहाँ पे फिर रिएजेंट लेके आएंगे, रिएजेंट को बहुत अच्छे से करेंगे, रिएक्शन को बहुत अच्छे से करेंगे, और हेट्रोसाइक्लिक अच्छे से करेंगे। और एक बार नेम रिएक्शन, रिएजेंट और स्टीरियोकेमिस्ट्री और हमारा जीओसी एक बार ये कंप्लीट हो जाए ना, तो उसके बाद में आप अपनी ऑर्गेनिक को देखना बहुत ही अच्छे से जाएगी, ठीक है ना। बट मैं बार बार कहता हूं कि आप अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखिए, प्रैक्टिस को बीच में मत छोड़िए, ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस मस्ट है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको करना क्या है, आपको सभी लेक्चर अच्छे से देखने हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक का ऐसे भी होता है, अगर आप मान लिया आप ऑर्गेनिक में मास्टर बन गए, बहुत अच्छा आपको ऑर्गेनिक आने लगा, लेकिन आपने ऑर्गेनिक को 1-2 महीना छोड़ दिया तो ऑर्गेनिक आपकी गोल हो जाएगी। इसलिए ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस मस्ट है, और बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है, देख रहे हो ना, बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है। जब इस सब्जेक्ट को हम करने लगते हैं, जब एरो को हम चलाना जान जाते हैं, फिर हमें इंटरेस्ट आने लगता है इसमें धीरे धीरे। क्योंकि बाकी अगर हम फिजिकल वगैरह की बात करें, इंटरेस्टिंग तो वो भी है, फिजिकल की इनऑर्गेनिक भी, केमिस्ट्री तो पूरा इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं बात करूं, वहां पे कुछ लोग बोर हो भी जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसमें कोई बोर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें करना क्या है, इसमें बस आपको एरोज घुमाने हैं। वहां पे बोर कौन होता है, वहां पे भी बोर वो होता है जो प्रैक्टिस नहीं करता, जो काम चोरा, मीन्स जो आपका कुछ लोगों की तो वहां पे
अच्छे अच्छे वो हो जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्स, वो कहने लगते हैं कि हमने तो बायो से किया है, या कहने लगते हैं मैथ छोड़े बहुत दिन हो गए, यहाँ पे तो ओनली मैथमेटिक्स आ रहा है। कोई कहता है कि हमने फिजिक्स इसलिए छोड़ा था कि यहाँ पे वो नहीं होगा, ज़्यादा कैलकुलेशंस वगैरह नहीं होगी, लेकिन केमिस्ट्री तो ये तो पूरा फिजिक्स है, ठीक है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और कुछ लोग कहते हैं कि भाई उसमें फिजिक्स ज़्यादा है, और ऑर्गेनिक में आते कहते हैं यार ये क्या है, इसमें रटना नहीं है यार, रटना नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। एंड SN1 में भी हम जो सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप रिएक्टेंट्स को बदलते चलेंगे। पहले हम एल्काइल हैलाइड की सारी रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर अल्कोहल की सारी रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर इथर्स की सारी रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर एसिड डेरिवेटिव की सारी रिएक्शन पढ़ेंगे। इस टाइप से यहाँ पे रिएक्शन करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो मैं सबस्ट्रेट लेके चल रहा हूँ वो लेके चल रहा हूँ एल्काइल हैलाइड। और एल्काइल हैलाइड से ही हमें हमेशा SN1 रिएक्शन को पढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होता है और काफी मींस प्राइमरी स्टेप है ही, ठीक है। अगर हम स्टार्टिंग में ही एसिड डेरिवेटिव को लेकर चलेंगे तो वहां पे बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि वो कुछ एडवांस रिएक्शंस है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं एल्काइल हैलाइड को। SN1 रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें हम पहले एक जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। लेट्स से आई हैव एन एल्काइल हैलाइड RX। तो होता क्या है रिएक्शन में, सबसे पहले जो RX है उसमें से X बाहर निकलता है, और क्योंकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप है तो X बाहर निकल जाता है, और यहां पे आपका बन जाता है, जब ये दोनों बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन X के पास जाएंगे तो X के ऊपर माइनस आएगा और R के ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा। बोलो समझ में आ रहा है। और जो ये रिएक्शन होगी ये पोलर प्रोटीन सोलवेंट की प्रेजेंस में होगी, यानी कि आपके जो सोलवेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, पोलर सोलवेंट होंगे। बोलो समझ में आ रहा है, कैसे सोलवेंट होंगे, पोलर सोलवेंट होंगे, ठीक है ना। यानी कि मैं लिख देता हूं पोलर प्रोटिक सोलवेंट। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या होगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, और जैसे ही लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा यहां पे एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड दिस इंटरमीडिएट इज नथिंग बट कार्बोकैटायन। क्या ये कार्बोकैटायन बन रहा है। और मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं कि जहां पे कार्बोकैटायन बनता है, हमने जीओसी में सीखा था, जहां भी क्लासिकल कार्बोकैटायन बनेंगे, जहां पे भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, वहां पे हमें 100% सोचना है किसके बारे में, रीअरेंजमेंट के बारे में। फिर से मैं कहता हूं, अगर अभी तक आपने जीओसी के वो लेक्चर नहीं देखे कार्बोकैटायन वाले, तो प्लीज पहले उनको देख के आइएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बना, वो कौन सा इंटरमीडिएट बना, यहाँ पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिविंग ग्रुप निकालेंगे, और एक गुड मैं कहता हूं एक स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेंगे। और जैसे ही स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, आपको देखना है क्या उसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, क्या रीअरेंजमेंट होकर कोई और ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है। अगर बन सकता है तो आपको रीअरेंजमेंट कराना है कार्बोकैटायन में, अदरवाइज आपको फिर क्या करना है, इसमें अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा देना है सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा और इसके ऊपर अटैक करेगा। जैसे कि मैंने आपको एरो का कंसेप्ट समझा रखा है, एरो हमेशा न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल, या आप कह सकते हो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लेस इलेक्ट्रो डेंसिटी जाता है। तो कुछ इस टाइप से होगा, और यहां से R से जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो कुछ इस टाइप का आपका जनरल इक्वेशन रिएक्शन होगा। ये था आपका स्टेप फर्स्ट, और ये है आपका स्टेप सेकंड। बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है। और जो आपका स्टेप फर्स्ट होता है वो ही यहां पे होता है RDS। दैट मींस ये है आपका स्लोएस्ट स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप है। और स्लोएस्ट स्टेप ही हुआ करते हैं, हमने केमिकल काइनेटिक्स में बहुत देखा है, RDS स्टेप। RDS मींस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यही है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस रिएक्शन को हम थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं। यहां तक आपको समझ में आया, ठीक है। अब मैं इस रिएक्शन के बारे में थोड़े से कुछ निष्कर्ष निकालूंगा, कुछ कंक्लूजन्स निकालूंगा, या कुछ बातें लिखूंगा, मैं कुछ स्टेप्स लिखूंगा, उन स्टेप को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप की अगर मैं बात करूं तो ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है, 2 स्टेप प्रोसेस है।
बोलो समझ में आया। ये रिएक्शन क्या है, टू स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि लिविंग ग्रुप निकलता है और इंटरमीडिएट बनता है। एंड सेकंड स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन के ऊपर आके अटैक करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। बोलो समझ में आ रहा है। दूसरे दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो मोलिकुलैरिटी है, मोलिकुलैरिटी है, तो यहां पे मोलिकुलैरिटी है 1। क्या है मोलिकुलैरिटी 1, यानी कि रिएक्शन में जो रिएक्टेंट में स्टार्टिंग में जो स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही है उनकी बात कर रहा हूं, तो मोलिकुलैरिटी यहाँ पे कितनी है, 1 है। और जैसे कि हमें पता है, हमने केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ा हुआ 11-12 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो जो रिएक्शन का रेट होगा वो ओनली डिपेंड करेगा एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे। बोलो समझ में आ रहा है। रिएक्शन का रेट ओनली एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन की 1 पावर के ऊपर डिपेंड करेगा। मींस यहाँ पे जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो भी क्या है, 1 है। बोलो समझ में आया। मींस रिएक्शन का रेट ओनली रिएक्टेंट जो कि एल्किल हैलाइड है उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये स्टेप ही क्या है, आरडीएस है, स्लोएस्ट स्टेप है, इसलिए रेट भी हम इसी स्टेप से निकालेंगे। बोलो समझ में आ रहा है। ठीक है ना। दूसरी फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अब ध्यान से देखना, जो आपका रेट है, रेट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो रिएक्शन का रेट है वो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मींस एसिड रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कैसा न्यूक्लियोफाइल यूज हो रहा है वो उस बात के ऊपर हमारा रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता। मींस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आप देख रहे हो न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में आता है, बट बल्कि जबकि जो आरडीएस है वो आपको फर्स्ट स्टेप है। तो रिएक्शन का रेट कभी भी न्यूक्लियोफाइल की नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बोलो समझ में आ रहा है। ठीक है ना, यानी कि न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन के रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बोलो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो यहां पे इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट बनता है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनाना है। मींस आपको यहां पे स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करना है। और जब भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन आपका होगा, मैंने आपको एक चीज पहले ही बता रखी है जीओसी में, वहां पे आपको किसके बारे में सोचना है, रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना है। यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। बोलो समझ में आ रहा है। ठीक है ना, रीअरेंजमेंट यहाँ पे होगा, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है। तो ये कुछ पॉइंट लिखे हैं, ये 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप में होती है। मोलिकुलैरिटी इसकी 1 होती है। रिएक्शन का रेट ओनली एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। इंटरमीडिएट आपका इसमें कार्बोकैटायन होता है, और रिएक्शन का जो रेट होता है वो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। और क्योंकि इंटरमीडिएट यहाँ पे कार्बोकैटायन बना है, इसलिए हमें रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना है। किसके बारे में सोचना है, रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना है। चलो अब हम इसमें थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा और चीजों को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ये आपको पॉइंट एक एक करके याद रखने हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। क्या देख लेते हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से क्या होता है, हमें जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन के बारे में टोटल बातें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से पता लग जाती है। तो देखो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में मैं क्या करूंगा, एक्स एक्सिस पे ले लूंगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स या रिएक्शन प्रोसीड, और इस डायरेक्शन में मैं ले लूंगा एनर्जी। तो यहां पे जो आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मिलेगा आपको, वो कुछ इस टाइप से मिलेगा। यहां पे होगा आपका रिएक्टेंट जो एल्किल हैलाइड है, यहां पे कहीं पे आपकी बनेगी फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, यहां पे बनेगी आपकी सेकंड ट्रांजिशन स्टेट, और यहाँ पे कहीं पे होगा आपका इंटरमीडिएट, और यहाँ पे आपका बनेगा प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखना आप इस रिएक्शन को, देखो
होगा क्या, सबसे पहले जो आपके पास रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट से न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलेगा, और न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलने के बाद में वहां पे एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। अब जैसा कि हम जीओसी में इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं कि डिफरेंस ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट के बीच क्या डिफरेंस होता है। इंटरमीडिएट थोड़ा सा स्टेबलाइज होता है ट्रांजिशन स्टेट से। जब भी आपका कोई इंटरमीडिएट बनता है कहीं पे तो वहां पे दो ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो देखो पहली ट्रांजिशन स्टेट ये बनेगी, यानी कि थोड़ा ऊपर जाएगा, वो थोड़ा स्टेबलाइज होकर इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। और जो सेकंड ट्रांजिशन स्टेट होगी वो फर्स्ट वाली से थोड़ी नीचे होगी, और फिर आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो इस टाइप से कुछ आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होगा। अब आप एक क्वेश्चन कर सकते हो कि अगर यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो किस टाइप का डायग्राम बनेगा। तो अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो आपका जो नेक्स्ट इंटरमीडिएट बनेगा वो और ज्यादा स्टेबल बनेगा, और इस टाइप से आपका होता चला जाएगा। मींस नेक्स्ट अगर इंटरमीडिएट बनना है तो वो और ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो इससे डायग्राम नीचे आएगा। कभी भी डायग्राम यहाँ से ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है। तो इस टाइप से आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होगा। बोलो समझ में आया, ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूं, कुछ सबस्ट्रेट्स लेता हूं और उन सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी को यहाँ पे एक बार रिएक्टिविटी के ऊपर बात कर लेता हूं। जैसे कि हमारा फेवरेट एग्जांपल होता है, हमने यहाँ पे लिया टर्सरी हैलाइड, यहाँ पे हमने लिया टर्सरी हैलाइड, फिर हमने लिया सेकेंडरी हैलाइड, और फिर हम लेते हैं प्राइमरी हैलाइड, सॉरी कार्बोकैटायन में हैलाइड ले लेता हूं, ठीक है ना। फिर हम ले लेते हैं प्राइमरी हैलाइड, और लास्ट में हम ले लेते हैं मिथाइल हैलाइड। ओके, तो इन तीनों के केस में ये आपका टर्सरी हैलाइड हो गया, ये सेकेंडरी हैलाइड हो गया, प्राइमरी हैलाइड हो गया, और ये मिथाइल हैलाइड हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन चारों में से SN रिएक्शन सबसे ज्यादा, SN1 रिएक्शन सबसे ज्यादा कौन देगा, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। SN1 रिएक्शन कौन देगा, तो ध्यान से सुनो, जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा, जो इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल जो रिएक्टेंट सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा, वो ही क्या होगा, रिएक्शन ज्यादा देगा। तो अब आपने जीओसी में पढ़ रखा है, मैं फिर से कह रहा हूं जीओसी आपको देखनी बहुत जरूरी है। जीओसी में देख रखा है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर दोगे सब में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 प्लस बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 प्लस बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH प्लस बनेगा, और यहाँ पे आपका C प्लस बनेगा। बोलो, अब हमने देख रखा है जीओसी में कि जो टर्सरी कार्बोकैटायन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल कार्बोकैटायन, ड्यू टू मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है, देन दिस। तो ये होगा आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर, और यही होगा आपका SN1 रिएक्शन का ऑर्डर। बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका ऑर्डर होगा SN1 रिएक्शन का। अब अगर मैं यहां पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, बोलो आपके पास है RI, आपके पास है RBr, आपके पास है RCl, आपके पास है RF, इनमें से कौन सबसे अच्छा SN1 रिएक्शन देगा। तो यहां पे आप कहोगे, यहाँ पे R ग्रुप लगाया और इनसे अलग अलग लिविंग ग्रुप लगे हैं। तो आपने देखा स्टार्टिंग में जो रिएक्शन का रेट है वो लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। लिविंग ग्रुप किस टाइप से रिलीज हो रहा है, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना ज्यादा रिएक्शन का रेट होगा। बोलो मानते हो, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना जल्दी निकलेगा, उतना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, या उतना जल्दी रिएक्शन प्रोसीड होगा। बोलो समझ में आ रहा है। तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा होगा। अब अगर बात करूं, मैंने इनके लिविंग ग्रुप टेंडेंसी देखी थी, आयोडीन की सबसे ज्यादा, ब्रोमीन की उससे कम, क्लोरीन की उससे, क्लोराइड की उससे कम, और फ्लोराइड की सबसे कम। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप ये है, तो ये सबसे जल्दी निकलेगा, सबसे जल्दी कार्बोकैटायन बनाएगा, तो सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शन ये देगा, देन दिस, देन दिस, देन दिस। बोलो समझ में आ रहा है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सोलवेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि इनमें पोलर प्रोटिक सोलवेंट यूज होता है। चलो मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं RX। तो यहां पे हम कौन सा सोलवेंट यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक सोलवेंट, पोलर प्रोटिक सोलवेंट। जैसे कि मान ले मैं यहां पे यूज कर रहा हूं वाटर। तो वाटर में होता क्या है, वाटर जैसे कि आपको पता है वाटर का स्ट्रक्चर ये होता है, और यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव होता है। तो होगा क्या, यहाँ पे जो RX में से ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, सॉरी ये यहाँ पे लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, तो बनेगा क्या,
R कैटायन मीन्स कार्बोकैटायन बनेगा और X माइनस बनेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जो X माइनस है उससे वाटर इस टाइप से, यानी कि जो सोलवेंट है वो यहाँ पे इसे स्टेबलाइज कर देता है। ये इसे यहाँ पे इस टाइप से स्टेबलाइज कर देता है। और जैसे कि R प्लस बना, उसे वाटर इस टाइप से स्टेबलाइज कर देता है। यानी कि यहाँ पे पोलर प्रोटिक सोलवेंट हम क्यों लेते हैं वो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। पोलर प्रोटिक सोलवेंट इसे आयनाइज कराने में हेल्प करता है। वो इन्हें क्या करता है, इनके एनायंस को स्टेबलाइज कर देता है, एनायन और कैटायन को स्टेबलाइज कर देता है, यानी कि जो आयंस बन रहे हैं उन्हें स्टेबलाइज कर देता है और इससे पोलराइज होने में यानी कि लिविंग ग्रुप को बाहर निकलने में हेल्प करता है। तो इसलिए हम यहाँ पे पोलर प्रोटिक सोलवेंट का यूज करते हैं। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है जी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, SN1 रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सोलवेंट का यूज करते हैं। अब हम कुछ रिएजेंट्स देख लेते हैं, जैसे कुछ सोलवेंट्स देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास है यहाँ पे RX और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं AgNO3। तो देखो होगा क्या, अगर हम AgNO3 की बात करें तो यहाँ पे Ag प्लस होगा, NO3 माइनस होगा, या मैं कहूँ Ag के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। तो होगा क्या, जो ये X है, X के पास लोन पेयर होगा और ये यहाँ से Ag के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे देगा और X Ag प्लस बना लेगा। ठीक है, और फिर ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि लिविंग ग्रुप की लिविंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, यानी ये प्लस वाला इसे क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है और बाहर निकलने को हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका कार्बोकैटायन। बोलो समझ में आया? यहीं पे अगर मैं RX के साथ और यहाँ पे ले लूं AlCl3, जैसे कि आपको पता है AlCl3 में एल्यूमिनियम की जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे कितने 6 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, या आप कह लो ये लुईस एसिड है और यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो X फिर से क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में देगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा, कार्बोकैटायन बनाने में हेल्प कर रहा है यहाँ पे। तो आपका AlCl3 यानी कि जो आपका पोलर प्रोटिक सोलवेंट होगा उसके साथ में हम यहाँ पे कुछ ऐसे कैटलिस्ट भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे Ag का कैटलिस्ट ले लिया, यहाँ पे आपका लुईस एसिड AlCl3 ले लिया, या हम यहाँ पे ले लें SbF5। ठीक है ना, तो ये भी क्या होगा Sb के पास यहाँ पे फिर से लोन पेयर है और लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन देगा, ये बाहर निकलेगा और कार्बोकैटायन मींस इस टाइप से यहाँ पे कैटलिस्ट यूज हो सकते हैं रिएक्शन का रेट बढ़ाने के लिए, आपका वो कैटलिस्ट लिविंग ग्रुप को बाहर निकालने के लिए। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको सोलवेंट का नेचर समझ में आया होगा कि जो सोलवेंट है वो पोलर प्रोटिक लेते हैं और पोलर प्रोटिक क्यों लेते हैं वो भी आपको समझ में आया होगा। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम एक चीज देख लेते हैं। देखो, अगर जो रिएक्शन है उसमें जो हम सोलवेंट ले रहे हैं, जो पोलर प्रोटिक सोलवेंट ले रहे हैं, अगर वो सोलवेंट ही एज अ न्यूक्लियोफाइल भी यूज करे, यानी कि सोलवेंट को ही किसके जैसे यूज करें, एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज करे, तो तब क्या होगा वो हम एक बार देखने वाले हैं। मीन्स यहाँ पे ये रिएक्शन है और इसके साथ में यहाँ पे दे रखा है वाटर। अब वाटर यहाँ पे क्या करेगा, सोलवेंट का काम भी करेगा और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम भी करेगा। और ऐसी रिएक्शन जहां पे जो सोलवेंट है वो न्यूक्लियोफाइल का काम भी करे, उन रिएक्शन को हम बोलते हैं सोल्वोलाइसिस। क्या कहते हैं उन रिएक्शन को? सोल्वोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्वोलाइसिस। मीन्स ऐसी जितनी भी रिएक्शन होगी जहां पे सोलवेंट ही एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, यानी कि जितनी भी सोल्वोलाइसिस रिएक्शंस होगी वो सब आपकी SN1 रिएक्शन होगी। अगर वो सोलवेंट वाटर है तो रिएक्शन का नाम हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस। अगर ये C2H5OH या आप कह दो ROH है, एल्कोहल है, तो इसका नाम हो जाएगा एल्कोलाइसिस। अगर यहां पे ये एसिड है तो यहां पे हो जाएगा पोलर प्रोटिक सोलवेंट है ना, यहां पे हो जाएगा एसिटोलाइसिस। और यहां पे जो होगा RCOO- एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, यहां पे RO- एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, यहां पे OH- एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। बोलो समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे सोलवेंट ही एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज हो रहा है, तो इन रिएक्शन को हम सोल्वोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं। और सोल्वोलाइसिस जो रिएक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा SN1 रिएक्शन होती है। तो जैसा कि अभी हमने पीछे देखा था कि जो टर्सरी एल्काइल हैलाइड है वो रिएक्शन को सबसे ज्यादा देगा,
और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड रिएक्शन कम देगा, यानी कि SN1 रिएक्शन का रेट की बात की थी, टर्सरी एल्काइल हैलाइड, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। अब ध्यान से सुन लो, टर्सरी एल्काइल हैलाइड मोस्टली SN1 देता है, क्या देता है, SN1 देता है। और अगर मैं बात करूं जो प्राइमरी होता है वो SN1 कम देगा, या मैं कहूं नहीं के बराबर, ना ही देगा, कोई एक दो रेयर केस मिलेंगे, और सेकेंडरी SN1 देता है। अब मैं जब SN2 पढ़ूंगा मैं कहूंगा ये SN1 देगा, ये SN2 देगा, ये SN1 भी देगा, SN2 भी, वो हम कंडीशंस पढ़ेंगे, वो बात की बात है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। तो मोस्टली जो टर्सरी एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो आपके SN1 रिएक्शन देते हैं। तो यहां पे मैं बात कर लेता हूं CH3 CH3 CH3, और यहां पे है मेरे पास X, ठीक है, और यहां पे मैंने सोलवेंट लिया है। सोलवेंट क्या है, मान ले एक बार सोलवेंट है वाटर, एक बार सोलवेंट है एल्कोहल, वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, और एक बार सोलवेंट में ले लेता हूं CH3 COOH। ये सोलवेंट मेरे पास है, मुझे प्रोडक्ट देखना है क्या होगा। तो देखो यहां पे क्या होगा, सबसे पहले X निकलेगा, ये बनेगा, फिर वाटर आके अटैक करेगा और बनेगा कुछ इस टाइप से CH3 CH3 CH3, और यहां से आगे जुड़ जाएगा H, कुछ इस टाइप से होगा, और यहां पे आ जाएगा प्लस, बोलो समझ में आ रहा है। और फिर यहां से ये H बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या, सॉरी H बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या, CH3 OH। आप कहोगे ये H को कौन निकालेगा, तो भाई H पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो, ठीक है ना, ये वाटर आएगा, वाटर यहाँ से H को बाहर निकाल के ले जाएगा, तो बच जाएगा ये अल्कोहल। बोलो समझ में आ रहा है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे जो है, जो आपका RO माइनस होगा वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3, में सीधा प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ OR, ठीक है ना, इस टाइप से आपके पास इथर बन जाएगा। इस वाले केस में क्या होगा, CH3 CH3 CH3, और यहाँ से OCO CH3, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, मीन्स यहाँ पे आपके पास एस्टर बन जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, अभी हम यहीं पे छोड़ते हैं, कल से हम बात करते हैं इन रिएक्शंस की स्टीरियोकेमिस्ट्री की, ठीक है ना। रिएक्शन का 60% पार्ट हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, 40% अभी बचा हुआ है, अभी स्टीरियोकेमिस्ट्री बची हुई है, ठीक है ना। स्टीरियोकेमिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम समझेंगे कि कहां से अटैक होगा, कैसे अटैक होगा, और क्या क्या आपका प्रोडक्ट बनेगा, कौन कौन से रेसमिक मिक्सचर बनेगा, या आपका मिजोफॉर्म बनेगी, क्या क्या बनने वाला है, मीन्स यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, उस बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आते हैं, हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर हम इसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं, और फिर क्या करेंगे हम उस मीन्स नेक्स्ट लेक्चर में लगभग ये खत्म हो जाएगा। फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे SN2 रिएक्शन, और फिर SN2 रिएक्शन को जैसे ही खत्म करेंगे SN1 के रिएक्शन करेंगे, फिर SN1 के क्वेश्चन करेंगे, SN2 वाले में फिर SN2 के क्वेश्चन करेंगे, और फिर बाद में इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, और फिर इन दोनों के क्वेश्चंस करेंगे, जब जाके काफी मजा आएगा। क्योंकि अभी तो हम खाली SN1 के क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर खाली SN2 के क्वेश्चन करेंगे, तो हमें पता नहीं लगेगा, लेकिन बाद में जब हम दोनों के क्वेश्चन मिक्सअप करेंगे तो वहां पे पहचानने में हमें प्रॉब्लम हो सकता है कि कौन सा SN1 है और कौन सा SN2 है। लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, आपने सीक्वेंसली अच्छे से देखे लेक्चर्स, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका था SN1 रिएक्शन का स्टार्टिंग। कल से आज असली खेल स्टार्ट होने वाला है, स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी, और फिर एग्जांपल्स, हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर लेक्चर अच्छे से समझ में आया, ठीक है, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है, तो प्लीज चैनल को लाइक करो, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है ना। ये फर्ज तो आपका बनता है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए और ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी लेक्चर्स आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, देन थैंक यू, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन, बाय बाय।